नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सरगर्मियां हैं, उनके समीकरण क्या-क्या बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के एक बार फिर से हाजिर हूं। जी हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में मतदान हो रहे हैं और उसमें से 4 चरणों में मतदान जो है वो हो चुके हैं। और 5वें चरण का मतदान जो है वो 13 सीटों पर होगा, जिसमें से मुंबई की 6 सीटें और आसपास के जो एमआर रीजन है, जिसमें थाने, कल्याण, नासिक, पालघर, ये सारी चीजें आती हैं, सारे लोकसभा सीटें आती हैं, उनको मिला दें तो 13 जो सीटें हैं उस पर मतदान होना है। और इन 13 सीटों से पहले, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा। दोनों तरफ से बराबर अपने पावर को, अपने जो कह सकते हैं पूरी तरीके से एनर्जी को झोंका जा रहा है, ताकि जो जनमत है, जो लोग हैं, जो जनता है, उनको अपने साइड किया जा सके और 13 सीटों पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी में खींच के लाया जा सके। लेकिन ये जो तमाम गठजोड़ चल रहे हैं, जोर चल रहा है, अपनी अपनी पूरी ताकत दिखाई जा रही है, इन सब के बीच क्या जनता पे कोई असर चल रहा है, कोई उन पे कुछ असर पड़ रहा है? या बात करें कि ये जो 13 सीटें हैं, इनके जमीनी हकीकत बात कर लें या लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो रुझान आते हैं, जो बातचीत करने के दौरान हमें मालूम चलता है, जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं ग्राउंड लेवल की, उसके हिसाब से जो मालूम चलता है, तो इस बार जो है वो, अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हों, जनता वैसे भी जो है वो आपको समझ जाती है कि ये काम करने वाले, अगर नहीं किए हों तो बातों से कितना ही दिल जीत सकता है कोई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो जो जमीनी हकीकत है, जो कुछ डाटा आकलन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा तो आपको भी मुंबई में और महाराष्ट्र की जो कुछ सीटें बच गई हैं, उन 13 सीटों पर क्या कुछ रिजल्ट हो सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वोटिंग किस तरीके से हो सकती है, वोटर्स जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या क्या फैक्टर हैं जो इन 13 सीटों पर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चले मुंबई की अगर हम 6 सीटों की बात करें तो तकरीबन 24 से 25% जो है वो मुस्लिम मतदाता है। और इस बार ज्यादातर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी बताया था कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो है, जो मुस्लिम मतदाता है, उनकी एक मेजोरिटी है जो ज्यादातर करके जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो सत्ता में आए। और अगर हम बात करें साल 2014 की और 2019 की, तो इन दोनों ही जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें तकरीबन 25 सीट पर जो है वो बीजेपी लड़ी थी और 23 सीट के आसपास जीत के गई थी, जिसमें 27 से 28% मतदान जो है वो बीजेपी के लिए किया गया था। ये 2014 और 19 की बात मैं बता रहा हूँ, जब मोदी लहर बहुत ज्यादा तेज चल रही थी उस समय। उसके बाद जो शिवसेना उनके साथ में खड़ी थी, जब एक हुआ करती थी शिवसेना, तब जो है शिवसेना उस समय जो है वो तकरीबन 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 करीब सीटें जीत करके गई थी। और उस समय शिवसेना को भी जो है 23 से 24% वोट जो है वो पड़े थे। मतलब 50 से 55% वोट जो है अकेले शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को जो है वो महाराष्ट्र की तरफ से जो है वो मिले थे। खासकर मुंबई से बात करें तो ज्यादातर वोट जो मतदाता है वो इसी गठबंधन के सपोर्ट में थे। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अब शिवसेना जब 2 अलग हो चुकी है, तो इस बार क्या वही वोटिंग परसेंटेज वापस से जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ रुख करेगा, या फिर वो जो उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना थी और अभी भी जो वो कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या वो वोटर उद्धव ठाकरे की तरफ जाएंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत बड़े साबित होने वाले हैं। और मैं आपको वही बता दूं कि ये जो तकरीबन जो सीट जीत करके ये लोग आए थे 2019 में, उसके बाद ये जो तमाम चीजें हुई, जब उद्धव ठाकरे ने की पार्टी जो है उनके चुनाव चिन्ह को ले लिया गया, उनकी पार्टी का नाम ले लिया गया और फिर एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना बनाया गया, जिस तरीके से राज्यपाल की भूमिका रही, तमाम खबरें तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे 2024 के इलेक्शन में जब जमीन पर उतरे हैं और कैंपेन उन्होंने चलाया है, तो इस बात को बड़ी ही मजबूती से उठाया है और लोगों तक जब जब उन्होंने कैंपेन किया है तब तक ये बात कही है कि उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनकी पार्टी को उठा करके एक दूसरे को दे दिया गया, उनके चुनाव चिन्ह को उनसे छीन लिया गया। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे ने बड़ी प्रबलता से जो है वो जनता के सामने रखी हैं। जनता के पास जब जब वो कैंपेन करते हैं, इन बातों को उठाते हैं और जाहिर सी बात है, इन बातों को देखते हुए जनता जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं सहानुभूति और एक तरीके से कहते हैं उद्धव ठाकरे के लिए जो वोटर्स उनके रहे हैं शुरू से, उनके अंदर ये मन बना हुआ है कि इस बार वो उद्धव ठाकरे के साथ ही
जाएंगे। इसीलिए कई जगह सीटों पर ऐसे जो बातें आ रही हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टर्स जाते हैं, जो उनसे बातचीत के वीडियोस हम देखते हैं, तो पब्लिक के वीडियोस में हम अक्सर ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो है वो मराठा समुदाय और एक वोटर्स जो शिवसेना के वोटर्स हैं वो खड़े हैं। चाहे वो मुंबई की बात कर लें, चाहे वो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर लें, या फिर जो महाराष्ट्र के इंटीरियर गांव खेड़ों में रहते हैं उनकी बात कर लें, तो उद्धव ठाकरे जो है अकेले वो नायक की तरह बन के उभरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और ऐसा लग रहा है कि कम से कम 18 से 20 सीट जो है 18 से 20 सीटों पर वो बीजेपी और अलायंस जो उनकी पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यानी जो सपना देखा था बीजेपी सरकार ने, भाजपा ने, कि 40 पार करेंगे 48 में से, तो वो जो है सपने को तोड़ने में जो सबसे अव्वल और सबसे आगे जो भूमिका निभाने वाले हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो उद्धव ठाकरे ही होंगे, जो इस सपने को तोड़ेंगे और इस पर जो जो बातें चल रही थी कि 40 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, उस पर विराम लगाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र जो है, जहां पर अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी हम देखा कि इलेक्शन हो चुके हैं चौथे फेज में, और अब वेस्टर्न जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहां पे जो है वो अब वोटिंग होनी है। लेकिन ऐसे में हमने ये भी देखा है कि जब उद्धव ठाकरे रैली कर रहे थे तो कई रैलियों में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया है। जी हाँ, वो हमेशा जो है वो मराठी भाषा में जो है वो भाषण देते हैं ज्यादातर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हिंदी भाषा में जो है हिंदी में भाषण दिया, स्पीच दिया है, मराठी अस्मिता से जुड़े जो लोग हैं, जो मराठा समुदाय है, मराठा के लोग हैं, महाराष्ट्रियन, उनके साथ साथ जो हिंदी भाषी के जो बेल्ट हैं उनको भी बहुत ज्यादा अपनी तरफ किया हुआ है। तो यानी अगर आप हिंदी भाषी बेल्ट को देख लें, चाहे वो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी देख लें, चाहे वो जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उनकी देख लें, इनको बहुत ही अच्छे से मैनेज करके उद्धव ठाकरे इन पूरे कैंपेन में चले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जब हिंदी में भाषण दिया तो कई जगह उन्होंने ये बात उठाई कि किस तरीके से महाराष्ट्र मुंबई का हक उठा करके गुजरात को दिया गया, किस तरीके से जो है गुजरात को बढ़ावा दिया गया और महाराष्ट्र मुंबई की उपेक्षा की गई। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे ने रैलियों में कही हैं, और इन अपने इस मैसेज को जो है वो क्लियर लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो उद्धव ठाकरे ने किया है। और अगर हम बात कर लें कि और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार इस बार आएगी, जिसको लेके वो आश्वस्त है, खुलेआम मुंबई को लूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री था, महाविकास आघाड़ी, सब नसीम भाई और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सारे लोग मेरे साथ थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुंबई की ओर तिरछी नजर करके देखने के लिए, ना महाराष्ट्र की ओर। और मैंने तो आपको वचन दिया है, अपनी सरकार तो जरूर आएगी, इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। मेरी गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात भी मेरा है। मुंबई में कई सालों से बहुत सारे गुजराती परिवार रहते आए हैं। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं वैसे वो हम मिलजुल कर रहे हैं। मोदी जी, आप हमारे बीच में नमक क्यों छिड़क रहे हैं? बताओ, आप क्यों नमक छिड़क रहे हो? दिल्ली में अगर इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो तमाम जो भी चीजें हक छीनी गई हैं मुंबई और महाराष्ट्र से, वो लेकर के आएंगे, ये उनकी जुबान है। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे ने रैलियों में कही हैं, तो ये इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लोगों पर डाल रहा है। और आपको बता दूं कि जब ये सब सारी चीजें हुई थी, जब उनसे पार्टी वापस ले ली गई थी, उनके चुनाव चिन्ह ले लिए गए थे, तब शायद सत्ता में बैठी पार्टी बीजेपी या जो लोग गए छोड़ करके, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उद्धव ठाकरे इस तरीके से इस चीज को जो है लेके जनता तक पहुंचेंगे और एक जो जनादेश है, जो जनता का मन है, उसको छू लेंगे। तो ये बहुत ही गहराई से जो है उद्धव ठाकरे ने इस बार अपनी कैंपेनिंग की है और लोगों को जोड़ा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे को जो है इस बार एक नायक के तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे एक बड़े नायक के तौर पर उभरेंगे। इसके अलावा हम बात कर लें जो मुंबई की सीटें हैं, जिसमें हम मुंबई नॉर्थ की बात कर लें, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की बात कर लें, तो इससे बीजेपी जो है पिछले लोकसभा इलेक्शंस में जीतती रही है। वहीं अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जो है वो पिछले जो 13 सीटें हैं उसमें से 7 सीटें शिवसेना जीती थी 2019 में, और 6 पे जो है वो बीजेपी जीती थी। लेकिन अब जो है वो सब कुछ बदल चुका है, शिवसेना 2 दौड़ों में बच चुकी है, और अब मुंबई की 6 सीटों में 3 पे तो शिवसेना बनाम शिवसेना है। और देखना होगा कि अब ये जो शिवसेना बनाम शिवसेना है, इस पर कौन किसको वोट डालता है। हालांकि उद्धव ठाकरे का जो कह रहे हैं, जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, उसको देख के यही लग रहा है
तो उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे। और इसीलिए बीजेपी ने यूपीटी ग्रुप जो उद्धव ठाकरे हैं उनके कैंडिडेट्स के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, बल्कि एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना के उनके कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो कई सारी चीजों को जो है देख करके इन तमाम आकलन बैठाने के बाद जो है इसीलिए महाराष्ट्र में कैंडिडेट्स जो है वो घोषित करने से पहले बहुत माथापच्ची भी हुई थी कि कैसे क्या किया जाए। मुंबई में सबसे लेट जो है वो कैंडिडेट घोषित किए गए थे। हालांकि अब लेट हो चुका है, लेकिन 5वें चरण का मतदान जो है वो मुंबई के 6 सीटों पर है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो सटे हुए इलाके हैं, नासिक, वहां पर भी उद्धव ठाकरे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पालघर में भी जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो इस बार उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त तरीके से घेरा जो है वो बना रखा है। अब 5वें चरण के बाद, जिस 5वें चरण का जब मतदान होगा तो उसके बाद क्या कुछ पब्लिक ग्राउंड लेवल पे कह रही है वो तो मालूम चलेगा ही, लेकिन 4 जून को ये जो तमाम बातें हमारे सामने आ रही है, तमाम जो चीजें निकल के सामने आई है, इसकी एकदम स्पष्ट क्लेरिफिकेशन के साथ साथ और डाटा के साथ साथ तमाम चीजें हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल बेमानी नहीं होगी कि जिस मजबूती से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं वापस से, वो बाकी सराहनीय है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे किसी बड़ी खबर के साथ और चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।